बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिला तकल्लुफ के साथ मैं हूँ राज अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। जी हाँ, पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ बहुत माजरत के साथ हज़रत अल्लामा इकबाल से। मैं ये कहता हूँ बर्क गिरती है तो बेचारे पाकिस्तानियों पर। बल्कि इस दफ़ा तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बिजली नहीं गिर रही बल्कि बिजलियाँ गिर रही हैं और बिजली का बिल किसी आसमानी बिजली से कम नहीं है। जिस तरह के इस वक्त जो मौजूदा हालात में लोगों को बिजली के बिलों का सामना करना पड़ रहा है, जो पाकिस्तानी जिस तरह बदहाल थे मज़ीद बदहाल हो गए। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें, अपने घर का किराया अदा कर सकें, खाने पर खर्च करें, बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर सकें, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें, गैस का बिल अदा कर सकें, क्या कर सकें। हाईएस्ट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, गैस तो है ही नहीं, हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन, हाईएस्ट प्राइसेस ऑफ डॉलर, हर चीज़ में हाईएस्ट। पहले इससे पहले आटे का बहरान, शुगर का बहरान। अब इस वक्त राइट नाउ जो बेचारे पाकिस्तानी अवाम 22-24 करोड़ अवाम, जिसमें मैं आप हम सब शामिल हैं, बिजली के बिलों के मारे हुए सताए हुए अवाम जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा लग रहा है 22-24 करोड़ अवाम को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। 22-24 करोड़ अवाम कि कोई ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। किसने भी किया, मैं किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं करता, किसकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा कि लोगों के पास अपने बिजली के बिलों के पैसे भी नहीं है, बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं है। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बहुत दिल दुख रहा है, यकीनन आपका भी दुख रहा होगा। इस वक्त जो हमारी आवाम बेचारी बड़ी परेशान है और इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा मसला केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, उसको फेस करना है। इसके अलावा टेररिज्म जो हमारे मुल्क में दोबारा से सर उठा रही, बलूचिस्तान में जो 1-2 वाक़यात हुए, हमारे बहादुर जवानों ने शहादतें कबूल की और उनको और मुल्क दुश्मन अनासिर को जहन्नुम में पहुँचाया, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक आम आदमी के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। यकीनन बिजनेसमैन बहुत सारे, मैंने अभी आपको पता है, मैंने भी देखा और सुना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल का बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार चलता है, कंस्ट्रक्शन का जब पहिया चलता है वो भी बदहाली का शिकार है। और जितने भी जो बिल्डर हजरात हैं जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं वो भी बड़े परेशान हैं। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ SMEs होती हैं, 70-80 छोटी इंडस्ट्रीज़ जो कंस्ट्रक्शन से एसोसिएट होती हैं, उनका ही बुरा हाल है। वैसे ही लोग बेरोज़गार थे और ये तमाम बिजनेस कारोबार बंद होने के बाद एक बेरोज़गारी का सैलाब जो चला आ रहा है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। साथ साथ इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन के हवाले से। मैंने इस पर पहले भी प्रोग्राम किए हैं, आज भी मैं इस पर कुछ बात करना चाहूँगा कि जनवरी से लेके सितंबर तक अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 4.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जिसमें हमारे यंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट के साथ साथ लेबर, हमारे यंगस्टर, हमारे बैंकर, हर शख्स बाहर जाने को तैयार है, हर शख्स बाहर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो जन्म ले रहा है। इसका हमें अंदाज़ा होगा आने वाले सालों में जब हमारा ब्रेन यहाँ से ड्रेन हो चुका होगा। इसकी किसी को फिक्र नहीं है। आज हमने जो पैनलिस्ट यहाँ पर बुलाए हैं बड़े ज़बरदस्त, दे आर एक्सेल इन देयर फील्ड। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ, उनसे हम बड़ी डिटेल में बात करें। यकीनन थोड़ा सा दिल दुख रहा है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि एक आम आदमी का, पाकिस्तान में एक आम शख्स का बहुत बुरा हाल है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, यकीनन वो उनसे हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है और हुकूमत को, स्पेशली जो निगरान हुकूमत है, उसको क्या करना चाहिए कि इन तमाम मसलों से निकलने के लिए जितने दिन भी वो है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वो क्या ऐसा इकदाम लेके कुछ न कुछ रिलीफ आवाम को मिले। मैं तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद, जैसा मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने बात की, हम उससे बात करेंगे। बहुत बुरा हाल है। अब्दुल करीम आडिया साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस वुमेन के हवाले से, बिजनेस एम्पावरमेंट के हवाले से ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। हम अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तकरीबन 50% ख़वातीन हैं जो ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही हैं बिज़नेस में भी। किसी भी फील्ड में हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बहुत आगे हैं। उनकी नुमाइंदा एक हमारे दरमियान खातून मौजूद हैं, साहिबजादी माहिन खान, फाउंडर प्रेसिडेंट है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कोरिंगी की। आपको मैडम वेलकम कहते हैं। एक और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़, हमारे दरमियान ज़बरदस्त शख्सियतें, वेल स्पोकन पर्सनैलिटी हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के फवाद शेख साहब। फवाद भाई, वेलकम टू माई शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जैसा कि मैंने कहा अब्दुल करीम आडिया साहब, आपका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है। बहुत बुरा हाल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उसी तरह बदहाली का शिकार जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज है। वो भी मैंने एज़ पर माई नॉलेज, वो बिल्डर हज़रात बड़े परेशान हैं, उनके प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं। जो लोग वहाँ काम करते थे वो भी बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं। छोटी एसएमईज़ जो हैं वो भी बंद हो रही हैं। सर कितना परेशान है एक बिल्डर और डेवलपर, ज़रा ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। सर, ये मेरी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इट इज़ अबाउट 24th ईयर इन दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्पेशली इन दी हाई राइज और स्पेशली कराची में। मैं आपको अपना तजिया बताऊं इस 24 साल का कि मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि बिल्डर तो परेशान हो साथ साथ अलाइड इंडस्ट्री भी परेशान हो, और उसका जो कस्टमर है, यानी हमारा जो बिल्डर्स के जो कस्टमर्स होते हैं वो भी परेशान है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि कभी बिल्डर परेशान होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बढ़ने की वजह से, या कभी आवाम परेशान होती है। मिसाल के तौर पे कोविड का टाइम आया था, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, मौके नहीं मिल रहे थे, सेल परचेज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, इसलिए लोगों के पास जेबों में पैसे नहीं आ रहे थे। जो रोल सर्कल था पैसों का वो रुक रहा था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। बट अब ये अलमिया है कि दोनों तरफ की पार्टियां परेशान हैं। अच्छा, ये बहुत सोचना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है, या ये कोई बिल्डिंग की बात नहीं हो रही। एक बिल्डिंग जब बन रही होती है तो उसमें कम से कम 1000 लेबर एट वन टाइम उन साइटों पे, एक बड़ी साइट की बात कर रहा हूँ, 1000 लेबर को वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 102 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। वो सब भी इस वक्त बहुत परेशान हैं क्योंकि बिल्डर्स का काम नहीं चल रहा। बिल्डर्स का काम क्यों नहीं चल रहा? बहुत सारे अनअवॉइडेबल कंडीशंस में बदमाशियां हो रही हैं, लोगों की ज़मीनें उस पर कब्जा हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई इशू आ जाता है जिसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट रुक रहे हैं, प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं। बोलने का मकसद ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कोई एक प्रोजेक्ट बंद होता है, उसके पीछे जो उसका रॉ मटेरियल आ रहा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होती है। ये एक प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। इस वक्त कराची में कुछ 4-5 हज़ार लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें हाई राइजेस की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल कराची माशाल्लाह बहुत बड़ा है, क्लिफ्टन से लेके सुरजानी तक सुपर हाईवे है, नेशनल हाईवे, और यहाँ तक कि अब तो अटैच हो गया, हैदराबाद के करीब तक भी हम पहुँच गए, जिसमें DHA फेज़ 9 और बहरिया भी है। हमारे पास सिचुएशन ये बनती चली जा रही है कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। एग्जैक्टली हमने यूनिट बेचे में, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सुरजानी की या सुपर हाईवे साइट की, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले हमारी आती थी 5,000 रुपये, सॉरी 3-3,500 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी। 5-6 हज़ार रुपये में हम उस यूनिट को बेचते थे, जिसमें ज़मीन की वैल्यू भी आती थी, 4-5 साल 6 साल का मैनेजमेंट कॉस्ट भी आती है हमारी, फिर हमारा प्रॉफिट भी आता है। आज अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 6-6.5 हज़ार रुपये हो गई है। अब हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ बिल्डर, क्योंकि हम एनजीओज नहीं हैं, हम कारोबारी लोग हैं। हमें अगर नफा नहीं होगा हम अगला प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अगला प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या 4 साल बाद कोई बाहर से आएंगे लोग और हम उनके ठेकेदार बन जाएंगे? आवाम के पास तो बिल भरने के पैसे नहीं, वो फ्लैट कैसे खरीदेगी इतना महंगा? ये एग्जैक्टली यही एक अलमिया है कि चूंकि रोलिंग ऑफ मनी नहीं है, और हर चीज की जो प्राइस है, प्राइस वैल्यू ऑफ मनी या इंडेक्स वैल्यू जो है वो इतनी सिवियरली बढ़ रही है। मतलब आज मैं अगर पेट्रोल की प्राइस अगर लेता हूँ 292 फॉर इंस्टेंस, अगर मैं लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कल सुबह आँख खुलता हूँ तो 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए बढ़ा। बहुत सारे मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं आप लोग डेफिनेटली, लेकिन वो जो डॉलर की वजह से वो भी बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। स्टील है और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपने कहा। मैं इस पर आपसे दोबारा बात करता हूँ। मिस माहिन, मैंने आपका तारुफ करा है, माशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपका बड़ा रोल है, तो आप क्या समझती हैं कि जो वुमेन भी उतनी परेशान है जो बिजनेस को ऑपरेट करती हैं जिस तरह के और दूसरे बिजनेसमैन परेशान हैं? जी राजेश साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस को लेके, बिजली की प्राइसेस के हवाले से, ये सारे आप मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेड बॉडीज़ की बात करें तो सब यही रो रहे हैं। और उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड बॉडीज़ हैं जिसमें सारे बिजनेसमैन हैं, वो जब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आप इमेजिन करें कि हमारी 49 अप्रॉक्सीमेटली 50% आप कह रहे हैं कि फीमेल पॉपुलेशन है। उस फीमेल पॉपुलेशन में सिर्फ 1% एंटरप्रेन्योर्स विमेन है। उस 1% पे आप लगाएं कि
उनका क्या हाल हो रहा होगा इन चीज़ों के हवाले से। और स्पेशली जब हम बात करते हैं विमेन, तो विमेन स्टार्टअप्स के लिए बड़े मुश्किलात आ रही हैं। उसके अलावा जो एसएमईज़ हैं, जो लास्ट ईयर कंपैरेटिवली आप 5 सालों में पीछे डेटा उठा के देखें तो एसएमईज़ कितने कम हो गए, स्टार्टअप्स कितने कम हो गए, विमेन रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। बिकॉज आज डिफ़िकल्टी यही है कि आप जब बिजली आप इतनी महंगी करते जा रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन वो बेचारी कर रही थी जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में, उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी बढ़ गई है। उसके बाद फिर आप बात कर रहे हैं उसकी लॉजिस्टिक्स को, उसको पहुंचाने की चीज़ों की, वो फ्यूल के हवाले से डिफ़िकल्टीज आ गई। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि इस प्राइस पे चीज़ों को हम काम कर सकें एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एंड जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम अभी बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन बिजनेस में आएँ। और जब आप किसी भी मुल्क का डेटा उठा के देखें, 30% एंड अबव उनका डेटा है जो वुमेन इन बिजनेस है। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि 1% है। उस 1%, और हम कहते हैं कि उस मुल्क की कामयाबी जो मुल्क तरक्की पे होता है या कामयाबी होती है, वहाँ वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही होती है इकॉनमी पे। हमारे यहाँ आप बताएं ना कि हम कैसे आएँ। हमारे ट्रेड बॉडीज़ में जितनी भी ख़वातीन काम कर रही हैं, 24 वुमेन चेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। ये तो 24 वुमेन चेंबर्स में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बड़ी लिमिटेड डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनको ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बाकी तो अनडॉक्यूमेंटेड भी चल रहा है, मगर वो तो फिर बिजनेस कर ही नहीं पा रही। वो वर्क फ्रॉम, ऐसे कहते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेसेस फ्रॉम होम। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ये परसेंटेज 1 लेस देन 1 हो जाए। बिल्कुल, आप जिस तरह के हमें हालात दे रहे हैं, मेरी भी एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। वी मेक वर्मिस्लीज, शुगर स्प्रिंकल्स। अब इन 1 साल में ही कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट हमारा पर केजी इतना महंगा हो गया है। आगे से जिसको हम सप्लाई कर रहे होते हैं, जिस इंडस्ट्री को, जिस कंपनी को, वो हमसे प्राइस लेने को तैयार ही नहीं होती है। ये मतलब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दे रही हूँ, बट आप इमेजिन करें कि जो खवातीन और जो स्टार्टअप्स हैं या एसएमईज चला रही हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो। हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस वुमेन जितने परेशान है, बिजनेस वुमेन के साथ साथ बिजनेसमैन, बिजनेस सभी परेशान हैं, ज्यादा परेशान हैं। बिजनेस वुमेन को ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे जो बिजनेस के इश्यूज हैं, बिजनेसमैन के इश्यूज हैं, बिजनेस वुमेन के इश्यूज हैं। इस पर हमने बड़ी तफसील से बात की। एक और हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी एनर्जेटिक शख्सियत हैं, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट फवाद शेख साहब। जैसा कि हमने अपने मेहमानों से बात की, माशाल्लाह फवाद भाई आप बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, सारे बिजनेसमैन आपकी तरफ देख रहे हैं। हाईएस्ट रेट ऑफ डॉलर, हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस तो है ही नहीं, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर है, हाईएस्ट। मतलब हाउ कुड दिस पॉसिबल कि कोई नई इंडस्ट्री लगाएगा, पुरानी इंडस्ट्री सर बता रहे हैं बंद हो रही है, मैडम बता रही है कि जो 1% बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनका बुरा हाल है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कोई बाहर से भी नहीं आ रहा, लोकल इन्वेस्टर भी कोई नहीं है, क्या होगा सर, क्या करना चाहिए? जी सर, राजा साहब मैं इस सिलसिले में अपने इनपुट ये देना चाहूँगा। देखें, जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, वो आपने और बाकी दोस्तों ने भी बहुत अच्छे से ऑलरेडी बयान किए हुए हैं। और चूँकि इकोनॉमिकली हमारे यहाँ जो है, हम लोग इकोनॉमिक इमरजेंसी में एंटर हो चुके हैं। आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स हो चुका है ड्यू टू दी अनअवॉइडेबल इन्फ्लेशन। अब ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात है कि आपकी तमाम बिजनेस इंडस्ट्री नेगेटिव है, अदर देन जो चोरी ठगी वगैरह के मामलात में इन्वॉल्व है या करप्शन के मामलात में, उनको छोड़ दें। बाकी जो भी आपके पाकिस्तान में जो रियल बिजनेसमैन है, जो लोकल इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो सारे नेगेटिव में हैं। यू नेम इट एंड आई कैन टेल यू द फिगर, वो सारे नेगेटिव में हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि हमारे यहाँ एक तरह से इकोनॉमिक कॉन्टीजेंसी प्लान हमें चाहिए, चूँकि हम लोग अभी भी डिनाइल फेस में हैं। यहाँ पर रियल टाइम इकोनॉमिक्स इमरजेंसी हो चुकी है, इट इज़ टोटली मतलब कोलैप्स नाउ। अच्छा, अगर हम दूसरे मुल्क देखते हैं ना, जिसमें इंडोनेशिया एक दौर में इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहा था, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इस तरह की सिचुएशन कभी ना कभी नहीं आई। अच्छा, उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको सबसे
सबसे पहले सर अपनी आवाम को जिंदा रखना है। मेरा इस चीज़ से बड़ा इख्तलाफ है कि 11,000 अरब रुपए का बजट, 9,000 अरब रुपए का बजट, 10,000 अरब रुपए का बजट, आपके मुल्क में जितनी और इन्फ्लेशन, आवाम पे भी बोझ। यस, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक्चुअली अगर आप अपना बजट समरी देखें तो मेरी ये समझ से बाहर है कि वो हम बजट को ज़बरदस्ती मज़ीद कर्जा लेकर उसको हम 11,000 अरब पे ले जाकर, जिसमें 2,000 अरब का कर्जा है, क्या अचीव करेंगे? तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमारी जितनी चादर है, सही कह रहे हैं। जितने उसमें सुराख हो चुके हैं, हम उसी को समेट लें। अच्छा, उसको समेटने के लिए कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी बेसिक साइंस। वो बेसिक साइंस ये है सर कि सबसे पहले तो हमें जो अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा आपके मुल्क का रेवेन्यू है जो करप्शन की नज़र उग रहा है, जो डिपार्टमेंट जहां जो शख्स बैठा हुआ है उसने अपने करप्शन के रेट डबल कर दिए, और पिछले 15 सालों में तमाम गवर्नमेंट्स इस मुल्क में करप्शन कंट्रोल नहीं कर पाई। तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है अगर हम यहीं से शुरुआत कर लें कि सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क में फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है ना, देखें आप सुबह कोई काम करवाने चले जाएं, आपको स्वीट मनी देनी है, आप अपना लाइसेंस रिन्यू कराने चले जाएं माजरत के साथ, कोई छोटा सा काम कराने चले जाएं, होना ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने माजरत के साथ अपने मुल्क का डाखाना सीधा करना है या किबला सीधा करना है, तो हम उस ग्राउंड रियलिटीज़ को क्यों नहीं फेस करते जो एक आम आवाम को सुबह शाम परेशान कर रही है। कौन फेस करेगा? को तैयार है करने के लिए? यस। बिल्ली के गली में घंटी कौन बांधने का? अच्छा, यही मैं आपको, मेरा भी यही कंटेंशन है। देखें, हम ये अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है सर कि जो 24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान, उनसे चल रहा है, और जब तक वो खुशहाल या जिंदा नहीं रहेंगे तब तक आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती ना। Exactly. मैंने ओवर द पास्ट 20 ईयर्स पूरा चाइना का जो रेवोल्यूशन आया वो मैंने अपनी आंखों से देखा। आई वेंट टू चाइना इन 1998, और उस वक्त जो उनका शंघाई था और ग्वांगजू था वो कराची से बदहाल हालत में था। तो उन्होंने जो अपना इकोनॉमिक प्लान बनाया, मैं ज़रा स्पीड अप करके आपको बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले अपनी अवाम को प्रॉस्पेरिटी दी, जिसकी वजह से वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे मुल्क में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो टेक्निकली अवाम का खून चूसा जा रहा है ना। एक आदमी है जिसकी 25,000 या 30,000 तनख्वाह है या 50,000 तनख्वाह है, जो आपका वाइट कॉलर जॉब है, मैं कहता हूँ 1 लाख तनख्वाह है, वो भी पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकता एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो चोरी करने पर, करप्शन करने पर मजबूर है, चूंकि या तो वो बिजली का भर लेगा, या वो किराया दे देगा, या वो बच्चों की स्कूल भर देगा। इंट्रो में यही बात कही जी, एग्जैक्टली, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो हम अगर जो चीज तबाह हो गई वो हो गई, हम ब्लेम गेम से बाहर निकलें, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने बंद करें, जहां से शुरुआत हो सकती है वहां से कर लें। अभी तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी कम लोगों के पास है। आप सबसे पहले ग्रास रूट से अपने मुल्क के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ठीक करें, अपना जो सिस्टम है हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम वो ठीक करें, एजुकेशन का सिस्टम ठीक करें, ताकि एक आदमी की जो कॉस्ट है वो तो लिविंग कॉस्ट तो कम हो। देखें, हम उसकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। माजरत के साथ अभी वो बजट में उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज 32,000 कर दो। मेरा ज़ाती ताल्लुक काफ़ी इंडस्ट्रीज से है, 30 ईयर्स का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैंने इंपोर्ट्स भी की, मैंने एक्सपोर्ट्स भी की, मैंने इंडस्ट्रियां भी चलाई, मैंने होटल भी चलाया, मेरी बहुत सारी बिजनेस। ठीक है, और भी मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। मैं करीम आदि साहब दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 4 में, उनके लिए व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस गवर्नमेंट? बेरोजगारी कम करे, दहशतगर्दी कम करे, पेट्रोल प्राइसेस कम करे, क्या करे सर वो? सर देखिए, ये बड़ा एक गोल्डन क्वेश्चन है, और आपकी मैं एक बात से कंटिन्यू करूंगा। आपने कहा ना कि ये घंटी कौन बांधेगा? ये घंटी नहीं है सर, ये इस मुल्क का मसला है। यहाँ पे जो हुक्मरान आएंगे ये सारे इस मुल्क के ही लोग हैं। ये मुल्क है, ये लोग हैं तो इनके हुक्मरान हैं। मेरा कहना ये है कि लोगों को आसानियां दें, जो कारोबार कर रहा है उसको आसानियां दें। कारोबार चलेगा, कारोबार बंद ना करें, मौके ना ढूंढे कि कारोबार बंद करें, तकलीफ ना दें कारोबारी आदमी को।
अगर आपने तकलीफें देना शुरू कर दी या उनके रिलेटेड सर माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। जी सर प्लीज। या उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एफबीआर है या टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं या कस्टम वाले हैं या कोई भी इस तरह का, जैसे हमारा एसबीसीए है, हमारा केडीए है, केएमसी है, अगर वो सिर्फ कारोबारी लोगों को काम करने का मौका दे दें तो बहुत सारी चीजें तकलीफ से बाहर आ सर जाए। ये तो इम्पॉसिबल है। फवाद शेख साहब ने भी कहा कि स्पीड मनी लगानी पड़ती है हर छोटे छोटे काम कराने के लिए। सर उनकी बात को कंटिन्यू करके मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चूंकि पार्लियामेंट नहीं है, छोटी सी गवर्नमेंट है, कम लोग हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को संभाला जा सकता है। Now it is possible. और मजे की बात ये इंटरिम गवर्नमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं खड़े होते। Yes. ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस मुल्क को अपना मुल्क समझें, इन लोगों को अपना मुल्क अपने लोग समझें, इनकी तरक्की को अपनी तरक्की समझें, जैसे चाइना ने की है। Exactly. हर चाइनीज गवर्नमेंट जो आई है उन्होंने अपने लोगों को, अपने शहरों को ओन किया है, अपने लोगों को ओन किया है, उनके कारोबार को ओन किया और बोला ये हमारा है, ये बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। इनकी बात बिल्कुल सही थी फवाद भाई की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सीरियसली इट्स लाइक अ ब्लड बीइंग सक्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी वेन। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है आम आदमी के लिए। अब तो आम आदमी से भी ऊपर चली गई है जी बात, हाँ। मिडिल क्लास आम आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैलानी है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारी एनजीओज हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग खाना पीना ये सब कुछ कर लेते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पे कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता अगर वो भूखा ना रहना चाहे। व्हाइट कॉलर कहाँ जाएगा? क्या वो सैलानी के दस्तरखान पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, उसका ईगो इशू है, उसको तकलीफ होगी, वो अगले दिन अपने काम पे जाएगा, अपनी ड्यूटी पे जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो चुकी होगी। फिर आ जाए बिजनेसमैन। क्या बिजनेसमैन अपने ही माशरे में लोगों को बता सकता है कि मैं गरीब हो गया हूँ? मैं मिसाल के तौर पे अपनी बात करता हूँ, मेरे 3 प्रोजेक्ट अगर बंद हो जाते तो क्या मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी में किसी को जाके बोल सकता हूँ कि मेरे 3 प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बंद हुए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरी ऊपर चली गई है? मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या करना है? मैंने अपनी प्राइसेस बढ़ानी है। ये भी तो 2 नंबरी है। मुझे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी कंपनी को सर्वाइव कराने के लिए जो यूनिट्स मैंने 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बेचा हुआ है, मैं अगेन सुरजानी और इन एरियाज की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपए में बेचा हुआ है, मैं 10-12 हजार रुपए में बेचूंगा। जिसको मैंने बेचा हुआ है उसकी प्राइस डबल कर दूंगा। क्या वो दे पाएगा? आज की प्राइस नहीं दे पा रहा, डबल प्राइस कैसे दे पाएगा? एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? कोर्टों में और मामला चले जाएंगे। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस नहीं कर रहा होगा, फिर कोर्ट कचहरी का काम कर रहा होगा। ये है बिजनेसमैन का काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ, जैसा कि करीम आडिया साहब ने कहा कि सफ़ेद पोश कहाँ जाएगा, तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में राइट नाउ जो हमारी मिडिल क्लास थी, इस वक्त मिडिल क्लास जो है वो कन्वर्ट हो रही है लोअर मिडिल क्लास में। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, कि मिडिल क्लास बजाय इसके कि मिडिल क्लास से लोग अपर मिडिल क्लास की तरफ जाएँ। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मिडिल क्लास जो है हमारी कन्वर्ट हो रही है लोअर मिडिल क्लास में। इस पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है बहैसियत पूरी कौम, बहैसियत हुक्मरान, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो। मैं सबसे यही कहता हूँ, खुदा के लिए एक आम आदमी का सोचें, 24 करोड़ लोगों का सोचें। जैसा कि आडिया साहब ने कहा कि ये लोग हैं तो आप हैं, इन लोगों के वोट हैं तो हुकूमत है, ये लोग वोट देंगे तो हुकूमत बनेगी, हुकूमत बनेगी तो आप लोग हुकूमत में आएंगे। तो खुदा के लिए इन 24 करोड़ लोगों का सोचें। मिस माहिन, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल मैं आपसे बात करता हूँ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मिस माहिन आपसे पूछना चाहूँगा, वुमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से आपने बताया कि जो ख़वातीन का शेयर है उसमें 1%, लेकिन जो हालात वाक़या चल रहे हैं कुछ अरसे बाद ऐसा ना हो कि लेस देन 1% हो जाए। तो आप क्या समझती हैं जो हमारी रेस्ट ऑफ 49% जो हमारी ख़वातीन हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो घरों में बैठी हुई हैं, उनको मैदान में आना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? कुछ मैसेज दें आज के प्रोग्राम के हवाले से। बिल्कुल राजा अनीस साहब, उनको आना चाहिए, मगर आने के लिए हमारी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज चीज़ों को करना पड़ेगा, उनका कोटा रखना पड़ेगा। जैसे हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में, चीज़ों में कोटा सिस्टम होता है, तो वुमेन का कोटा होना चाहिए, उनको इंसेंटिव दें। हमारी पॉलिसीज़ और जो भी बजट आए, बजट में वुमेन एम्पावरमेंट पे ₹5 बिलियन का इन्होंने एक कोटा रखा है, बजट रखा है, मगर वो एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का मतलब है आपने उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि ट्रेनिंग्स होंगी, आपको लॉजिस्टिकली स्कूटीज़ पे दिया जाएगा, ये इन 2
सेक्टर्स और SMEs पे लोन दिए जाएंगे। बट जब हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं इन खवातीन को हमें बिजनेस में लाना है, तो इनको लाने के लिए हम क्या उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं? हम कहें कि जी आप पहले साल आए, 2 साल आए तो आपको टैक्स रिबेट देंगे, हम आपको लैंड जिधर आप लैंड ले रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ हम सब्सिडाइज आपको करेंगे। प्लस बिजली के हवाले से जो सबके लिए रेट है, जो इन्फ्लेशन है वो हम पे भी लागू हो रहा है। अगर वो वुमेन अगर अपना बिजनेस घर से स्टार्ट कर रही है या कॉटेज इंडस्ट्री लगा रही है या SME कर रही है छोटे पैमाने पे, तो आप देखें कि वुमेन ओन्ड है तो आपको उसको भी सब्सिडाइज करनी चाहिए, बिजली बिल, फ्यूल के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ अभी तक हमारे इस साल के बजट में या पिछले बजट्स को हम देखें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिस पे हम उनको कहें आप आएँ, बल्कि तो हमारे टैक्स रिफॉर्म से डरती हैं खवातीन कि नहीं हम डॉक्यूमेंट करेंगे या हम बिजनेस में आएंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें टैक्सेस में लपेट लिया जाएगा। उनको नहीं इन्फॉर्मेशन। हम लोन्स की बात करते हैं कि जी 1% ये जो हमारी वुमेन बिजनेस में हम आपको लोन्स दे रहे हैं, आप आए 5% पे लोन लें, ये इन्फॉर्मेशन तो उन तक पहुंचती नहीं है। और जब वो लेने जाती हैं तो इतना लंबा प्री रेक्विजिट हमारे को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जी 2-3 साल की बैंक स्टेटमेंट्स दें, ये दें। मतलब आप स्टार्टअप को अगर प्रमोट करें तो कहाँ से लाएंगे बैंक स्टेटमेंट्स? आज के प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही है तो हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करना है। प्लस आपने एक बात कही कि घंटी कौन बांधेगा। मेरे हिसाब से इस घंटी को बांधने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट में लोग आए वो हमारे तरह बिजनेसमैन हैं, हमारे आपके दोस्त आए, तो उनको तो ये प्रॉब्लम्स पता ही है। रोजमर्रा में हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कब तक बात करेंगे? व्हाई डोंट वी इम्प्लीमेंट दैट? हम क्यों ना उसको उस स्ट्रैटेजी की तरफ जाएं कि जहां हमने काम करना है। बातें तो बहुत हो गई, पिछली सब गवर्नमेंट्स को हमने नुक्ताचीनी कर दी, अभी भी हम बात करें तो व्हाई नॉट वर्क टुगेदर? इनको हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम में से ही है, हमारे ही बिजनेसमैन। ठीक है मिस माइन, मैं एक डेवलपमेंट का जिक्र करना चाहूंगा जो इस वक्त रिसेंटली देखने में आई है। इस वक्त G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया में होने जा रही है 9 सितंबर टू 10 सितंबर। तो उसमें G20 के जो ममालिक हैं उनके हेड्स वहाँ पे उसमें शिरकत करेंगे। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है और उसके साथ मुख्तलिफ 6 जो NGOs हैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, उन्होंने G20 के लीडरशिप को एक लेटर लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि वो G20 समिट में जो कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है उस इशू को रेस करें, उस कॉन्फ्रेंस में उस इशू को रेस करें। जो मोदी सरकार है, जो हिंदुत्ववाद सोच के लोग जो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमारे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, आप सब बेहतर जानते हैं, उसके लिए कहा गया उन G20 ममालिक के सरबराहान से जो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं कि उस मसले को उसको वॉइस को रेस करें और इंडिया को पाबंद करें कि वो जो जुल्म सितम वहाँ पे कर रहा है, स्पेशली जो कश्मीरी अवाम के साथ, जो मुसलमानों के साथ। और रिसेंटली हमने देखा मीनापुर में जो हमारे क्रिश्चियंस के साथ जो वाक़या हुआ, बड़े दिल दहलाने वाले वाक़यात हुए जो शायद मैं बयान ना कर सकूं। तो इस वक्त जो वहाँ पे गुंडागर्दी मोदी सरकार कर रही है उसमें G20 ममालिक के सरबराहान को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और इसके साथ साथ वो लोग, वो जर्नलिस्ट या वो जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनको भी बिला जवाज़ जेलों में बंद किया गया है। उनके खिलाफ विदाउट एनी चार्ज उनको जेलों में बंद किया गया, जिसमें खुर्रम परवेज साहब हैं और इरफान मेराज साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने बग़ैर किसी जवाज़ के उन लोगों को जेलों में बंद कर दिया। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन ममालिक को ख़त लिखा है कि इंडियन सरकार को इस बात का पाबंद किया जाए कि जो ह्यूमन राइट्स की जो NGOs हैं या जो उनके लोग हैं उनको कश्मीर का विज़िट करने के लिए उनको अलाउ किया जाए ताकि वो वहाँ जाके देखें कि उन लोगों के साथ क्या जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अब तक 70 सालों की अगर मैं बात करूँ, 70 सालों से जो जुल्म व सितम के वहाँ पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो चुके हैं। और तकरीबन मैं अगर बात करूँ 12,000 से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चियाँ, ख़वातीन, उनके साथ जुल्म व बर्बरियत का वो चीज़ की गई जो मैं शायद यहाँ बयान ना कर सकूँ। और पैलेट गन का इस्तेमाल, तकरीबन 4,500 कश्मीरी पैलेट गन जो इंडियन फौजी चलाते हैं उसकी वजह से वो अपनी आँखें, अपनी बिनाई ज़िंदगी भर के लिए खो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है अगर इस पे अमल हो जाए। जिस तरह
अब जैसा मैंने कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 के जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके सरबराहान को कहा है कि इंडिया को इस बात के लिए पाबंद बनाए और बनाना भी चाहिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर इश्यूज़ को रेस करने की, अब पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं फवाद शेख साहब से दोबारा पूछना चाहूँगा कि 3 सेक्टर्स हैं या इनफ्लो 3 एलिमेंट्स हैं जिसके ज़रिए पैसा आता है। रेमिटेंसीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट्स हैं। ना तो यहाँ रेमिटेंसीज आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं है, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसका भी बहुत बुरा हाल है। तो सर ये तो फिर हम कंटिन्यूसली वी आर गोइंग टू डाउनफॉल। एग्जैक्टली जो हमारा सर इकोनॉमिक डिजास्टर है ना, वो ग्रेजुअली और नीचे जा रहा है। और मैं अपनी वो पिछली बात मुकम्मल करना चाहूँगा, वो ये है कि सर हमें इमीडिएटली एक कॉन्टीजेंसी प्लान चाहिए होगा, जिसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि हम लोग इकोनॉमिकली किस पोजीशन पर खड़े हैं। उसके लिए हमें 11,000 अरब रुपए का बजट नहीं चाहिए, जिसमें 2,000 अरब का ऑलरेडी मज़ीद कर्जा हमें चाहिए। हमें अपनी रियल इनकम पर जाना पड़ेगा, और वो जो 2,000 अरब जो मज़ीद हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा, और रियल इनकम को भी हमें थोड़ा सा मज़ीद कम करके आवाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस से बचाना पड़ेगा। चूँकि जितना इन्फ्लेशन हो गया है, उस इन्फ्लेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक वो आवाम को फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, तब तक आपकी जो आवाम है वो मज़ीद और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ ये टिम्बर मार्केट में, जिसमें बिजली के बिल दुकानदार भर ही नहीं सके, और उसकी वजह से वो जब बिजली वहाँ काटने के लिए गए तो जो दुकानदार थे वो मुश्तिल होकर उन्होंने वो जो केईसी का स्टाफ था कराची इलेक्ट्रिक का, उनको मारा, उनके साथ हाथापाई की। एक दुकानदार तबका, आप सोचें, वो कुछ नहज पे खड़ा हो गया है कि उसने बाकायदा वो जो कराची इलेक्ट्रिक का स्टाफ है उनको मारा। उसके बाद और उनको उन्होंने भगाया कि हमारी बिजली ना काटो, और नतीजा ये हुआ कि कल उन सब लोगों की फिर FIR हुई। अब इस FIR का मतलब है कि हम एक और नए झगड़े की तरफ जा रहे हैं। अब वो जो झगड़ा होगा वो भी पॉलिटिसाइज होगा, उसमें रिटेलर्स और बहुत सारी एसोसिएशंस इंगेज होंगी। तो सर हम ऐसे इवेंट्स रोज क्रिएट क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट वी सी को तो नहीं चीज़ों में उलझाया हुआ है। जी सर, एग्जैक्टली। तो सर खुदारा जो इस मुल्क के जो इस वक्त सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ये समझे पहुंच रहे हैं, हम इस पे झगड़ा कर रहे हैं कि बिजली के बिल भरे या नहीं भरे। आप लोगों का सर्वाइवल ना छीने, लोगों को सिर्फ इतना मौका दे दें कि वो इस मुश्किल वक्त में सर्वाइव कर जाए। ठीक है फवाद भाई, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है काटी के वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम मोहम्मदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज आ रही है? राजा अनीस बात कर रहा हूँ। जी राजा अनीस साहब आ रही है। जी मुस्लिम मोहम्मदी साहब, वेलकम टू माय शो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे मेहमान बैठे हुए बिजनेस कम्युनिटी से, आप भी एक बहुत बड़ी ट्रेड बॉडी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर इस वक्त लोग जो है बिजली के बिल जला रहे हैं, बिल भरने के पैसे नहीं है, बिल भरते हैं तो खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे तो किराया देने के पैसे नहीं है, बिल्डर्स भी परेशान है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो भी परेशान है, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, इवन एक आम आदमी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो सर आपकी जो ट्रेड बॉडीज है वो कुछ गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दे रही है, कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ के इलेक्ट्रिक के साथ कुछ प्लान बना रहे हैं सर, कुछ बेहतरी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब देखिए, बात यह है कि हमने तो एट काटीज लेवल ये आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले, बल्कि जब ये नई हुकूमत आई थी उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था कि अब इस मुल्क को बजाय इसके कि डेमोक्रेसी और उसकी बातें हों, हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए, और उसके ऊपर अमल करने से ही ये सारे मसाइल अगर पूरे नहीं भी हल होते हैं तो एक हद तक जरूर हल हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपको भी मालूम है कि वो चीजें नहीं हुई, और अब बढ़ते ये 2-3 जो फैक्टर्स अभी हुए हैं, एक तो रिसेंटली जो ये बिजली के प्राइस का इंक्रीज है, ये हम एक ही इसका जाविया इस वक्त देख रहे हैं कि छोटे कंज्यूमर्स को बहुत बिजली के बिल आ रहे हैं, नौबत मारपीट तक जा रही है, लोग उसके खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोचेंगे जो बड़े कंज्यूमर्स हैं और जिनका दारोमदार हर इंडस्ट्री का मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट जिसको कहना चाहिए वो बिजली होता है, तो वो जब उसकी पैदावारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
इतनी ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपका जो पहिया है वो रुकने लगेगा, और मजीद जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजीद केओस होगा, मजीद जो है तो हंगामे होंगे, मजीद चीजें खराबी की तरफ जाएंगी, और वो अब उसकी आप देख लें शुरुआत हो गई है। तो सर ये तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि जिसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा। सर मैं तो ये समझता हूँ कि ये जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली में गवर्नमेंट को इमीडिएट रिलीफ, जैसा कि खुशाइन बात है, मैं आज वजीर आजम काकर साहब का एक मैंने बयान देखा जिसमें उन्होंने उसके ऊपर इमीडिएट नोटिस लिया है और वो इंटरवीन कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि वो उसमें इंटरवीन करें और इसका कोई ऐसी राह निकालें कि ये बिजली के बिल जो हैं वो कम हो। अगर ये कम हो जाते हैं, एक मिनिमल लेवल तक आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बहुत ही बेहतरी की तरफ और बहुत फास्ट ट्रैक में चलना शुरू हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्लिम मोहम्मदी साहब आपका। मैं अड़िया साहब आपसे प्रोग्राम के आखिर में पूछना चाहूँगा, चले हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली, अभी 2-4 महीने बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, सर क्या होगा? हालात बेहतर होंगे, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आवाम खुशहाल हो जाएगी, ओनरशिप ले लें, सब कुछ हो जाएगा। मैं एक लतीफ़ा एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, वो एक शख्स आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ऐसे फ्लैग नजर आ रहा होता है, बोलता है हमने ये सब कर लिया, वो सब कर लिया, बोलते है कभी ईमानदारी से अपना मुल्क चलाने की कोशिश की तो वो खामोश हो गया। पॉइंट ये है कि ओनरशिप ऑफ द कंट्री होगी तो डेफिनेटली सारे काम हो सकते हैं। अपने मुल्क की ओनरशिप हो, कोई भी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कारोबारी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ ये कहते हैं क्योंकि वी आर नॉट पोलिटिसाइज्ड पीपल, वी जस्ट नीड गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस। हम कारोबार करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, हमारी भी जरूरत है, हम 2 पैसे कमाएंगे लेकिन उसके साथ साथ लोगों को काम पे रखेंगे, रोजगार देंगे, फिर हम खुद भी तो खर्चा करेंगे, हमारे लोग भी खर्चा करेंगे, हम भी खर्चा करेंगे। दिस साइकिल ऑफ रनिंग द मनी इज नेसेसरी टू डेवलप the local middle class, low class and high class। ये इन तीनों के लिए बहुत जरूरी है, जो जितना पैसा चलेगा। लास्ट मिनट मिस भाई, प्रोग्राम के आखिर में कुछ आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खवातीन के लिए, हुकूमत के लिए, कि वो उनके लिए कुछ इंसेंटिव दे? ऑब्वियसली हम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो नई हुकूमत आने वाली है या इंटरम गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी करे, खवातीन को बिजनेस में आने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा दें, और हम खवातीन क्यों ना चाहें कि हम इकानमी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमारे मुल्क की कामयाबी या प्रॉस्पेरिटी इसी में कि हम आपके साथ मिल के काम करें। बेशक। फवाद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? बस बहुत कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को सीरियसली देखें, इट्स नेवर टू लेट। मगर अगर ये चीज़ अभी भी सीरियसली ना ली गई तो मामला बहुत ख़राब हो। बहुत शुक्रिया, मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। एक वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ। आज से 4 दिन पहले जुनूबी वज़ीरिस्तान में एक वाक़या हुआ, दहशतगर्दों ने हमारी फोर्सेस पर हमला किया, जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हो गए, लेकिन उसके साथ साथ 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचाया। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे इदारों की, हमारी जवानों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।